हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और अभी तक आप लोगों का हिंदी साहित्य के इतिहास पे एकाधिकार हो चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। और निश्चित तौर से काफ़ी आपको रोचक लगा होगा। सारे कॉन्सेप्ट जो कंपटीशन में आते हैं उसकी आपकी समझ बनी होगी। साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि अगर कहीं कोई चर्चा चलती है हिंदी साहित्य का इतिहास पे आप व्याख्यान देने की सक्षमता आपके अंदर आ गई होगी। अगर कभी हिंदी दिवस पे कुछ बोलने का अवसर आपको मिलेगा तो हिंदी कैसे बनी, कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या वर्तमान स्वरूप हिंदी का है, ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। आप लोग प्रयास करिएगा, जब भी कोई अवसर मिलेगा तो वहाँ पर आप अपनी बात में इन शब्दों को जोड़िएगा। आपको लोग समझ जाएंगे कि आपको हिंदी की कितनी अच्छी समझ है आपके अंदर। साथ ही साथ आपको जो कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। और आशा ऐसी हमारी है। हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी कब से बनी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट होती हुई हिंदी बनती है। हिंदी जो भारत के हृदय स्थल के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में रही है। ये 5 उपबोलियों में रही है और इस 5 उपभाषाओं में से जो है 18 बोलियों में विभक्त रही है। इन 18 बोलियों में अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा, फिर उसके आगे के दौर की बात करेंगे तो अवधी भाषा, और फिर उसके आगे के दौर में आते हैं जो वर्तमान समय में चल रहा है खड़ी बोली का दौर हम लोगों का चलता रहता है। और खड़ी बोली कब भाषा बन गई, यहाँ तक के क्रम में हम लोगों ने देख लिया। किन किस दौर में किन किन कवियों का या किन किन लेखकों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने लंबी विशद चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में कि एक्चुअल में, चूँकि इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने देखा जो भी काल पीरियड आया, यानी कि हिंदी भाषा की जो 18 बोलियों में से हमने देखा तो ब्रज भाषा नाम दिया गया, वहाँ कहीं पर हिंदी की बात नहीं हो रही है। इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे अवधी की बात होगी, खड़ी बोली की बात होगी, खड़ी बोली भाषा के रूप में बात होगी इसकी। लेकिन हम लोग ये जो है हिंदी की उपभाषा है, तो एक्चुअल में हिंदी शब्द जन्मा कहाँ से, कब से आया, हिंदी शब्द किन पुराने इतिहासकारों ने, रचनाकारों ने हिंदी शब्द का जिक्र कब किया है, या इस तरह की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी हिंदी का नामकरण कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी थोड़ा इसके इतिहास पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर आगे के क्रम में देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि हिंदी कैसे विकसित होती है और किन आर्टिकल्स में हिंदी के बारे में है। ठीक है, हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे, 14 सितंबर की बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ शिक्षक दिवस की भी बात चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों को भी जानना बाकी हम लोगों के लिए। मुझे लगता है, उम्मीद है कि 2-3 वीडियोस में हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद में आप हिंदी के एक अच्छे जानकार आप बन करके उभरेंगे, ऐसी मेरी आशा आप लोगों से। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के विभिन्न नामों का और उनके रूपों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है अमीर खुसरो के बारे में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अमीर खुसरो को देखते हैं। अमीर खुसरो का जो रोल रहता है वो क्या रहता है कि हिंदी भाषा जो है मध्य देश में बोली जाती है। हिंदवी शब्द का उल्लेख सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही किया है अपनी रचनाओं में। तो इसको थोड़ा तथ्यों के साथ भी हम लोग देखते चलें तो थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा और आपकी समझ विकसित हो जाएगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम अमीर खुसरो साहब रहे हैं, जिनका दौर 1253 से लेकर के 1325 के काल में इनका पीरियड रहता है। इन्होंने अब मध्य देश, यानी कि जो मध्य के क्षेत्रों में राजस्थान से लेकर के पूरा बिहार तक का क्षेत्र, और फिर पहाड़ी उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर के दक्षिण में छत्तीसगढ़ से को लेते हुए मालवा के पठारों को कवर करते हुए पूरा क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र था हिंदी का, वही क्षेत्र हृदय स्थल कहलाता है यहाँ पर। तो वहाँ बात कही मध्य देश की भाषा के लिए, जो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा यानी हिंदी भाषा के लिए, इन क्षेत्रों मध्य क्षेत्र मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, उन क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषा है उसके लिए अमीर खुसरो ने सबसे पहले क्या किया, हिंदवी, हिंदी, हिंदू या जबान हिंदी या देहलवी शब्द का प्रयोग किया है अपने शब्दों में। देहलवी का मतलब होता है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा इसमें गौर करिएगा। ये विषय गौर करने वाला है कि हिंदी शब्द का उल्लेख, यानी हिंदी के लिए पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो अमीर खुसरो करते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने सबसे पहले अपनी रचनाओं में हिंदवी, हिंदी, हिंदवी, जबान हिंदी या देहलवी शब्द का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, उन्होंने देसी भाषा, जो देसी भाषा जो मतलब मूल रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में या बोली जाने वाली जो भाषा थी, उनको देसी भाषा को हिंदवी या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश की रचना की उन्होंने, और जिसका नाम रखा उन्होंने, क्या लिखा, खालिक बारी की रचना की है। ठीक है, खालिक बारी ये रचना जो है ये किस लैंग्वेज में एग्जाम में पूछता है, फारसी हिंदी शब्दकोश है ये। ठीक है, क्या है ये, फारसी हिंदी शब्दकोश है, यानी कि चूंकि उस समय मुस्लिमों का शासक था और मुस्लिमों में की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, तो फारसी भाषा और चूंकि हिंदी भी अपने काल में चल रहा था, तो उसका जो मिक्सअप हुआ, जो एक मिक्सअप हुआ, मतलब यानी कि कुछ शब्द जो फारसी के थे हिंदी में लाए गए, तो उनके अर्थ क्या है, यानी फारसी में जब यूज हो रहा है हिंदी में उसका क्या यूज होगा, या हिंदी का जो शब्द है वो फारसी में क्या पढ़ा जाएगा उसको। तो इस नाते शब्दकोश की रचना इन्होंने की, उस शब्दकोश का जो नाम लिखा उन्होंने खालिफ बारी किया। ठीक है, तो ये शब्दकोश है, और किस भाषा से, जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं उसमें क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह का होता है डिक्शनरी हमारी, और अब तो इंग्लिश टू इंग्लिश आने लगी, बहरहाल यहाँ पे समझना है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो उसी तरह से आपको फारसी टू हिंदी शब्दकोश है जिसका नाम है खालिक बारी। इसकी रचना किसने की थी, हमेशा अमीर खुसरो के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इनकी रचना है। जिस इस शब्दकोश में अगर हम पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ पर हमको हिंदवी शब्द का उल्लेख जो है 30 बार मिलता है, कुल 30 टाइम्स जो है वहाँ पर उस शब्दकोश में, कौन से शब्दकोश में, खालिक बारी शब्दकोश में हमको हिंदवी शब्द 30 बार मिलता है और हिंदी शब्द का 5 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, देसी भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी कि जो देसी स्तर में, यानी कि जो ग्रामीण स्तर में जन सामान्य के बीच में जो बोली जाने वाली भाषा है, उसके लिए इन्होंने अपने इस शब्दकोश में, खालिक बारी शब्दकोश में अमीर खुसरो ने जो जनमानस के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो आप खड़ी बोली भाषा देख रहे हैं, या इसके पहले के दौर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ के दौर में इन्होंने हिंदी को, उस भाषा को जो कहा है वो क्या कहा है उसको, हिंदवी। हिंदवी शब्द यानी जनमानस के बीच में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज थी उसको 30 बार इन्होंने हिंदवी कह करके कहा है, और 5 बार जनमानस के बीच में बोली जाने वाली भाषा को इन्होंने क्या कहा है, हिंदी कह करके उसको संबोधित किया है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात, यानी कि इन्होंने हिंदवी और हिंदी शब्द का उल्लेख बार बार कहा है जन सामान्य के बीच में जो बोली जाने वाली भाषा के लिए। ठीक है, तो इसी से उत्पत्ति हो जाएगी आपकी हिंदी की, ये भी स्पष्ट हो रहा है इन्हीं शब्दों से इनके। ठीक है, फिर इसके बाद विद्या, ये तो पॉइंट आपको बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी रचना किसकी रही है और किसने किस चीज़ को यूज किया है। तो जैसे कभी पूछेगा कि हिंदी के लिए जवाने हिंदी शब्द का नामकरण किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। हिंदवी कहेगा तब तो आप कर ही देंगे, हिंदवी भी कहता है तो भी आप करेंगे, दहलवी भी कहता है तो भी आप उसी को ही करेंगे, अमीर खुसरो साहब को करेंगे। अमीर खुसरो ने हिंदी और हिंदवी के प्रचार के लिए क्या एक फारसी और हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था, जिसका उन्होंने बार बार बताया, खालिक बारी जिसका नाम किया, जिसमें 30 बार हिंदवी शब्द का उल्लेख किया गया और 5 बार हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो कि विद्यापति कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, केशवदास ने कि जो उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी जो भाषा थी, ठीक है, भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। इन्होंने क्या कहा है, अपनी जो भाषा है, यानी कि जो भाषा या भाखा शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है, हिंदी के लिए, यानी हिंदी भाषा। तो यहाँ पर हिंदी जो शब्द प्रयोग हो रहा है उसके आगे ये भाखा या भाषा शब्द जुड़ जाएगा। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी के लिए प्रयोग किया है, क्या, भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग किया है बार बार। किसने किया है, विद्यापति, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, केशवदास जी ने अपनी जो उनकी जो यानी हिंदी जो भाषा, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी के लिए इन्होंने भाषा शब्द या भाखा शब्द का प्रयोग किया, यानी कि उसको एक जैसे कहते हैं लैंग्वेज, जैसे क्या इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, हिंदी क्या एक लैंग्वेज है, संस्कृत क्या एक लैंग्वेज है, तो भाषा शब्द उसी के, जैसे हिंदी क्या एक भाषा है, अंग्रेजी क्या एक भाषा है, उसी तरह हिंदी को भाषा किसने कहा है, किन रचनाकारों ने कहा है, तो आप बताएंगे विद्यापति हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, केशवदास हैं, इन्होंने हिंदी को जो है भाषा या भाखा कहा है। ठीक है, तो इस तरह से कब हिंदी की भाषा बनी या हिंदी भाषा किससे कहा है, तो इन कवियों में से किसी एक का नाम होगा या इनके संयुक्त नाम होंगे, तो आप उसमें कर देंगे आंसर। ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा है, और यानी हिंदी के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग कब तक होता रहा है, 19वीं सदी तक इसका प्रयोग भाषा के लिए होता रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अगला पॉइंट आपका है, ठीक है, कुल 4 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण आपके हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन।
कितना भी टफ क्वेश्चन बच्चों बनाएगा आप, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन करने की सक्षमता आपको हो जाएगी। मैं इस लायक आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को क्या कहा जाता था? रेखता। रेखता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, मध्यकाल में मुसलमानों ने या मुस्लिमों ने में प्रचलित जो लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी? अरबी फारसी ही उनकी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो अरब कंट्री से आए हुए थे, तो फारसी और अरबी उनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, तो शब्दों में से मिश्रित कविता की जो भाषा थी, जो कविता की मिश्रित कविता यानी अरबी फारसी मिक्स जो कविताएं हुआ करती थी मध्यकाल में, मुस्लिमों में जो प्रचलित थी, मध्यकाल में अरबी और फारसी का जो मिक्सअप हुआ करता था रचनाओं का, मिश्रित कविताएं जो उनसे मिश्रित कविताएं जो हुआ करती थी, उनको क्या कहा जाता था? रेखता कहलाता था वो। अगर क्वेश्चन पूछे रेखता क्या है तो आप बताएंगे मध्यकाल के दौर की ये बात हो रही है, और मध्यकाल में अरबी और फारसी की से युक्त मिश्रित जो कविताएं हुआ करती थी वो क्या कहलाती थी? रेखता कहलाती थी। इसके उदाहरण के तौर पे देखेंगे मिर्जा गालिब की जितनी रचनाएं हैं वो सब किस लैंग्वेज में अगर हैं तो आप कहेंगे रेखता है वो। ठीक है, क्यों? और मिर्जा गालिब की लैंग्वेज अगर पूछता है तो क्या है? अरबी और फारसी हो जाएगा, यानी अरबी फारसी का मिक्सअप उसमें मिलेगा। उनकी रचनाओं में मिर्जा गालिब के जो एक तरह से कहिए कि वो शायरी, जो शेर व शायरी जो करते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? रेखता है। और रेखता का मतलब क्या हो गया? अरबी और फारसी मिक्सअप है। क्लियर? ये बात हो गई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है? मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता था? दक्खनी या दक्कनी कहलाती थी। किस दौर की बात हो रही है? मध्यकाल की बात हो रही है। दक्कन के पठार की बात हो रही है, यानी कि ये छोटा नागपुर पठार से लेते हुए मध्य प्रदेश के निचले हिस्से को लेते हुए महाराष्ट्र और पूरा आपका आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका वगैरह छोड़ जाए, दक्कन का पठार का जो बेल्ट है, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो उस वाले जो क्षेत्र में दक्कन के क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज हुआ करती थी उसी को ही दक्कनी कहा जाता था। तो मध्य में दक्कन के मुसलमानों द्वारा, यानी कि जो एक तरह से कहिए दक्कन का क्षेत्र क्या समझते हैं? जो हिंदी भाषा क्षेत्र के दक्षिण वाला हिस्सा, बस सीधा सा आपको समझना है। यानी कि ये हिंदी, अगर हम ऐसे व्यवहारिकता में बात करें तो हिंदी किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? गंगा के जो द्वाब के क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र है। हालांकि गंगा से आगे भी, क्योंकि ये पश्चिम में भी देखेंगे तो गंगा का नदी तंत्र वहाँ नहीं जाता है। जैसे राजस्थान का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो वंचित रह जाता है, वहाँ पर तो नहरों के द्वारा सिंचाई, मतलब गंगा का प्रवाह अगर देखेंगे, यानी यमुना से जो सहायक नदियाँ उसकी गई हुई हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में। बाकी अरावली पर्वत के उस पार का जो हिस्सा पश्चिम पड़ता है वो हमारा क्या है? गंगा तंत्र से दूर का हो जाता है। जब नदी तंत्र पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ देखा होगा। तो ये बीच का जो मैदानी हिस्सा है, ठीक है, हमारे जो ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्र है ऊपरी हिस्सा, यानी कि हम अगर उत्तर प्रदेश के बाद के हिस्से कोई बात करेंगे, यानी नेपाल का जो हिस्सा पूरा आता है, या हम अपने बस्ती डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगर श्रावस्ती तक चले जाते हैं, तो इसके बाद का जो पूरा हिस्सा है वो कौन सा है? पहाड़ी हिस्सा है। पहाड़ी हिस्सा हमारा पड़ता है। उसी तरह उत्तराखंड का पूरा हिस्सा पहाड़ी पड़ता है। तो हमारा उत्तर की तरफ अगर भारत के मैप में देखेंगे, उत्तरी हिस्सा पहाड़ी है, बीच वाला हिस्सा यानी कि जिन जिलों के नाम मैंने लिए हैं जहाँ पर गंगा नदी तंत्र के नदियाँ, मतलब उनके तंत्र जो मिलते हैं, उनकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, वो सारे क्षेत्र मैदानी क्षेत्र आते हैं। तो इन मैदानी क्षेत्रों में हिंदी बोली जाने वाली भाषा थी। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है, दक्षिण का जो हिस्सा आता है वो पठारी क्षेत्र आता है। तो ये वही बात हो रही है दक्कनी पठारी। तो यानी कि एक मध्यवर्ती क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या थी, वहां के लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है दक्कनी मुस्लिमों की बात कर रहा है, मध्यकाल के दौर की बात कर रहा है। उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। तो मध्यकाल के में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा थी उसको क्या कहा गया? दक्कनी या दक्खनी कहलाती थी। ठीक है, अब वो जब जो दक्कन के जो मुस्लिम थे, जब वो दिल्ली के दरबार में आते हैं तो क्या करेंगे? अपनी भाषा को ले आएंगे, और जब लाएंगे तो फिर इम्प्लीमेंट होगा, यही कुछ बात होगी। आगे देखते हैं। हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय, हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को जाता है। दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही जाता है। किसमें जाता है? हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने के लिए, हिंदी में जो गद्यों की रचनाएं की गई हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हिमालयी या मैदानी या कहेगा दक्कनी,
दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को श्रेय लिखा जाता है, किसका श्रेय दिया जाता है? इसमें गद्यों की रचनाओं के लिए, हिंदी में गद्यों की रचनाएं करने के मध्यकाल में दक्कनी जो हिंदी रचनाकार थे उनको ही गद्यों की रचना करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। क्लियर? ये बात है यहाँ पे। दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है, दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने के वाले कौन बड़े शायर रहे हैं या बड़े लेखक कौन रहे हैं? तो इसमें इनका आप नाम देखेंगे, शायर वली दक्कनी का नाम बड़ा ही फेमस है, ये बड़ा इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जो आपके दक्षिण के दक्कनी से मतलब जो मध्यकाल के रहे हैं मुस्लिम, और इन्होंने क्या है, इनकी जो रचना रही है ये इनकी जो रचनाएं रही हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं और इनको श्रेय प्राप्त है उत्तर भारत में लाने का। क्या? दक्कनी हिंदी को उत्तर के क्षेत्रों में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी को दिया जाता है। वली दक्कनी, जिनका काल पीरियड रहता है 1667 से लेकर के 1707 के मध्य का पीरियड रहता है। इस काल में क्या होता है, वली दक्कनी महोदय या कहिए शायर दक्कनी महोदय, वैसे नाम इनका वली दक्कनी ही है, वली दक्कनी महोदय जो हैं इनको जो श्रेय प्राप्त है वो क्या प्राप्त है? उत्तर भारत में दक्कनी हिंदी को लाने का श्रेय प्राप्त है। क्या प्राप्त है? दक्कनी हिंदी को उत्तरी हिंदी में लाने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? वली दक्कनी महोदय को प्राप्त है। इनका काल पीरियड मैंने आपको बता दिया, ठीक है, को है। वह मुगल शासन काल में प्रसिद्ध जो है दिल्ली आए थे। कौन? वली दक्कनी महोदय किस काल में आए थे? मुगल शासन काल में दिल्ली पहुंचे थे और उत्तर भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाने का काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो इनका भी रोल आप नकार नहीं सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन्होंने क्या किया है? दक्कनी हिंदी को जो है उत्तरी क्षेत्रों में यानी उत्तरी हिंदी में लाने का, उत्तरी भारत में लाने का जो श्रेय प्राप्त है उसको वली दक्कनी महोदय को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुगल दरबार में आते हैं और मुगल दरबार में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक है। ये तो बात हो गई हिंदी के बारे में। हिंदी कहाँ कहाँ से है, कुल 4-5 पॉइंट इसके थे जिसको आप लोगों ने देखा, उम्मीद है समझे होंगे। आगे देखते हैं खड़ी बोली की शैलियों के बारे में। खड़ी बोली की कुछ शैलियाँ हैं, उनको भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। पहली शैली में देखेंगे कि किस रूप में खड़ी बोली को, जैसे खड़ी बोली क्या हो गई, अब तो हिंदी भाषा बन चुकी है, तो वही बात हो रही है। खड़ी हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी या आर्य भाषा, नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली है। यानी कि जो हिंदी की लैंग्वेज किस रूप में संस्कृत बहुलता के साथ स्टैंडर्ड खड़ी बोली जो है, ठीक है, जिसमें तत्सम रूप, जैसे कि तुलसीदास आपने देखा था, तुलसीदास ने क्या किया था, अवधि का विशुद्ध रूप लिखा था ना, उसी तरह से खड़ी बोली का, यहाँ पर बात खड़ी बोली की होगी, खड़ी बोली का संस्कृत तुल्य रूप यानी स्टैंडर्ड जो उच्च स्तर उसका है, जो कि आपको रचनाएं महावीर प्रसाद की रचनाओं में 1900 से लेकर 1920 के दौर में जब प्रार्थना सभा के पत्रिका के संपादन का कार्य उनको मिलता है, तब उसके दौर में आप देखेंगे तो वहाँ की जो है एक तरह से स्टैंडर्ड भाषा या कहिए जो सरल भाषा और स्टैंडर्ड भाषा का जो प्रयोग किया गया उस सेंस में यहाँ कह रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत की जो विशुद्ध भाषा है, जो हिंदी की विशुद्ध भाषा है, नागरी लिपि में जो लिखी जाती थी संस्कृत बहुल खड़ी बोली, उसे क्या कहा जाता था, हिंदी या शुद्ध हिंदी या उच्च हिंदी या नागरी हिंदी या आर्य भाषा। और ये देखने में आपको किसकी रचनाओं में मिलेगा, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपको देखने को मिला। हम लोगों ने छायावादी युग में इसको पढ़ा था, आप वहाँ पे देखिएगा। जयशंकर प्रसाद के नाटक में जो है रचनाकारों में इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आलोचक में हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखा था, और निबंध के बारे में हम लोगों ने नाटक के बारे में देखा था। किसके बारे में? सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन थे? प्रेमचंद जी के बारे में बात हुई थी, ठीक है। ओके, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, हमें पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा और रिवीजन कर लेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए, उर्दू या कहिए जबान उर्दू मुअल्ला, ये फारसी में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली को कहा जाता था। खड़ी बोली में अगर फारसी लिपि में लिखी गई हो और अरबी फारसी की बहुलता के साथ जो खड़ी बोली यूज की गई है, जिस उस खड़ी बोली में अगर अरबी फारसी भाषा जो है उसमें बहुलता अगर पाई जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उर्दू या उर्दू जबान या जबान उर्दू मुअल्ला के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है? फारसी भाषा में लिपि में लिखी गई अरबी
फारसी बहुल खड़ी बोली जो होती है वो क्या कहलाती है, उर्दू कहिए या उर्दू जबान उर्दू कहिए या कहिए जबान उर्दू मुअल्ला कहिए उसको, ये है। ये मोंटे जो रचनाकार हैं, मोंटे की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी या इसको हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा जो थी वो हिंदुस्तानी कहलाती थी। और उसमें क्या होता था, हिंदू उर्दू, चूँकि मुस्लिम भाई हमारे यहाँ जब आए क्रमण 1526 ईस्वी में बाबर आता है जब भारत में, तो वो क्या करता है, अपने मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और उसके दौर से लेकर के जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, या कहिए कि हम बहुत अगर दूर जाते हैं तो 1857 का विद्रोह जब तक नहीं होता, इस पीरियड में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का ही तो वर्चस्व रहा है भारत में। तो मुस्लिमों के साथ भारत की जो खड़ी बोली है उससे मिक्सअप होती है, तो वही बात कह रहा है। अब मुस्लिमों की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, उर्दू जबान थी उनकी, अरबी फारसी का मिक्सअप उनका हुआ करता था, तो उर्दू जबान कही जाती थी। हिंदी और उर्दू जो है मिक्स हुई तो इसको क्या कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया। और मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को क्या, हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। और प्रेमचंद की रचनाओं में ये देखने को आपको मिलता है हिंदुस्तानी शब्द के बारे में जो है। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं रह गया था। 13वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक हिंदू और उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं मिलता है या नहीं था। ये तो आपका था थोड़ा सा हिंदी के बारे में, हिंदी के नामकरण के बारे में, और जो कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बाकी से इस वीडियोस की तरह ही काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और कोई भी क्वेश्चन जब जटिलता गहराई से आएगा तो आप उसको करने में सक्षम स्थिति में पहुँच चुके होंगे। और आशा ऐसी ही हम लोगों की है, आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक अच्छे नोट्स भी बनाते रहिए। साथ ही साथ मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो आपको एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, और फिर कंपटीशन के कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं रह जाएंगे जो छूटें। साथ ही साथ हम लोग ये वीडियो जैसे कवर होते चले जा रहे हैं, अब हम इनके आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे उनकी भी सीरीज श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, जिससे जो आपने पढ़ा है वो आपको तैयार होता चला जाए। बशर्ते आपके लिए मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश आपसे है कि वीडियो वगैरह देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी उसको बताइए, वो लोग भी इसको देखें। जितना ही ज्ञान को बांटते हैं उतना ही कहते हैं प्रकृति आपका साथ देती है, तो आप उसको ऐसा ही करें। कतई इस चीज़ को ना करें कि मतलब ऐसे अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने शुभ चिंतकों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। और वीडियो जब आएँ तो उसमें ऐड को स्किप ना किया करें, और अपना साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जो भी और ज़रूरतें आपको हैं वो भी बताते रहिए। हम लोगों ने रीजनिंग और के वीडियोज़ और भी वीडियोस हम लोगों ने मैथ्स के वीडियोस स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपके CSET के सेगमेंट में आने वाले हैं। ये सब सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।